आज हम देखने वाले हैं एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल मूवी जहां एक ऐसे भविष्य की दुनिया दिखाई गई है जहां लोग पैसा देकर अपनी उम्र बेचते और खरीदते हैं और उम्र का मूल्य इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान अपनी उम्र बेचकर रातों रात करोड़पति बन सकता है। तो कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक बहुत बड़े शहर में जहां हम इयान नाम की एक कंपनी को देखते हैं। इयान बहुत फेमस और बड़ी कंपनी थी और इस कंपनी के फेमस होने का मुख्य कारण ये है कि यह दुनिया की सबसे पहली और एकमात्र कंपनी है जिसने टाइम डोनेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाया है। यानी इस कंपनी के जरिए लोग पैसे के बदले अपनी उम्र डोनेट कर सकते हैं। मतलब कोई अगर यंग होना चाहता है तो वह इस कंपनी में आकर उम्र खरीद सकता है और अगर कोई चाहे तो बहुत ऊंची कीमत पर अपनी उम्र यहाँ बेच भी सकता है। तो लेकिन यह काम करने के लिए जिन दो लोगों के बीच उम्र खरीदी बेची जाएगी उनका डीएनए जरूर मैच होना चाहिए और एक बार डीएनए मैच हो गया तो वे आसानी से अपनी उम्र खरीदी बेची कर सकते हैं। इसलिए अमीर लोग गरीब लोगों से उम्र खरीदते थे जिससे अमीर बहुत यंग हो जाते थे और गरीब लोग अपनी उम्र बेचने की वजह से कम उम्र में बूढ़े हो जाते थे। लेकिन जो इंसान जितनी ज्यादा उम्र बेचेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए गरीब लोग जब भी किसी जरूरत में फंस जाते थे तब वे इस कंपनी में आकर अपनी उम्र बेच देते थे। इससे वे धीरे धीरे बूढ़े होते रहते लेकिन उन पैसों से थोड़े समय के लिए अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते थे। तो फिर हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इसी इयान कंपनी में काम करता है और आज वह कंपनी के एक क्लाइंट से मिलने आया है जो अपनी उम्र बेचने का चाहता है। ये लोग जर्मनी के शरणार्थी थे और यहाँ एक कैंप में रहते थे, इसलिए ये बहुत गरीब थे। अब ये लोग अपने देश वापस जाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसीलिए वे मैक्स से अपनी उम्र बेचने के बारे में बात करने आए हैं ताकि उस पैसे से वे अपने देश लौट सकें और वहां जाकर अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकें। तो जो लड़का मैक्स के पास अपनी उम्र बेचने आया है उसका नाम है लियोन। लियोन की सारी बात सुनकर मैक्स उससे कहता है, तुम्हारी समस्या सुनकर लगता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा डील है। अगर तुम मुझसे 15 साल दे दो तो जो व्यक्ति तुम्हारी यह उम्र खरीदेगा वह तुम्हें लगभग 50 करोड़ रुपए देगा क्योंकि वह एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है और यह पैसे मिल जाए तो तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकोगे, तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं होगी। लेकिन लियोन तब मैक्स से कहता है 15 साल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं सिर्फ 3 या 5 साल बेचूं क्योंकि अगर मेरी लाइफ से 15 साल चले गए तो मेरी टीनेज उम्र तो एकदम खत्म हो जाएगी। मैक्स तब लियोन से कहता है, तुम सच में बहुत बेतुके हो, ऐसा मौका कौन मिस करता है। बहुत लोग आते हैं अपनी उम्र बेचने लेकिन उनके डीएनए से मैचिंग कोई नहीं मिलता तो उन्हें वैसे ही वापस जाना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ 2-3 साल ही बेचते हैं क्योंकि जिनके साथ डीएनए मैच करता है वे उतने अमीर नहीं होते। लेकिन तुम जिसको पाओगे ये तुम्हारी किस्मत है कि वह तुम्हारी इतनी सारी उम्र खरीदना चाहता है और 15 साल से कम नहीं लेगा। बस एक बार सोचो लियोन, 50 करोड़ रुपए, सोच सकते हो 50 करोड़ रुपए से क्या क्या कर सकते हो। अपने देश लौट सकते हो, वहाँ बड़ा बिजनेस कर सकते हो, पैसे होने से सुंदर जीवन संगिनी भी पा सकते हो, साथ ही अपने माता पिता को भी अच्छा रख सकते हो और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी बिल्कुल बिंदास। अब फैसला तुम्हारा है। मैक्स की ये बातें सुनकर लियोन तुरंत ही राजी हो जाता है। मैक्स असल में लोगों को अपने शब्दों के जाल में फंसाने में बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि यही उसका काम है कि क्लाइंट्स को समझाकर उनसे उम्र खरीदी जाए। अब लियोन को साइन कराकर वह अपनी कंपनी के एक इवेंट में पहुंचता है और हम इवेंट के बाहर की स्थिति देखते हैं जहां बहुत लोग खड़े होकर विरोध कर रहे थे। असल में ये वो सभी लोग हैं जो उम्र की खरीद फरोख्त के खिलाफ थे। उनके अनुसार यह एक अन्याय है, पैसे के बदले किसी की उम्र लेना कभी सही नहीं है। इससे गरीब लोग पैसे के लिए अपनी जिंदगी बेच देते हैं और अमीर लोग अपनी जिंदगी का और ज्यादा आनंद लेने का समय पाते हैं। यह दुनिया के नियमों के खिलाफ है, इसलिए ये सभी लोग इयान कंपनी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ कंपनी के उसी इवेंट में मैक्स को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है क्योंकि मैक्स ने सिर्फ 3 महीनों में लगभग 276 वर्ष की आयु खरीदी जो अब तक किसी ने नहीं की थी। इसके बाद स्टेज पर उनकी कंपनी की सीईओ सोफी आती है और सभी के सामने एक भाषण देती है। सोफी सभी से कहती हैं, हम चाहें तो किसी भी इंसान की मौत को रोक नहीं सकते क्योंकि मृत्यु एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन हम पैसे के जरिए किसी की उम्र बढ़ा सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी हमने कई रिसर्च के बाद बनाई है। अब आप लोग एक बार सोचिए, हमारी दुनिया में जो लोग अच्छे काम करते हैं और जिनकी कम उम्र में मौत हो जाती है, अगर उन्हें थोड़ा और समय मिलता तो वे हमारे लिए और कितना कुछ कर सकते थे। सोचिए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जैक्सन, नेल्सन मंडेला, ये सभी बहुत कम उम्र में चल बसे। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये और कई साल जीवित रहते तो हमारे देश और राष्ट्र के लिए कितनी प्रगति होती, सोच सकते हैं। लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। इसलिए भले ही हम मौत को रोक न सकें, हम उन सभी लोगों को बचा सकते हैं जो हमारे देश और राष्ट्र का धन है, जिनके द्वारा मानवता का विकास होगा। और इसी लक्ष्य के तहत हमने अपने साइंटिस्ट्स पर एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू किया है। हम लगभग 15 लोगों को एक सेल में रखते हैं, यानी उनके शरीर में किसी और की उम्र इंजेक्ट की गई है और पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। इससे उनकी उम्र काफी बढ़ जाएगी ताकि हमारी कंपनी के ये साइंटिस्ट भविष्य की पीढ़ियों को हमारे जैसे अवसर और सुविधाएं दे सकें और वे भविष्य में और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी विकसित कर सकें। लेकिन हमारी कंपनी गरीब लोगों पर कोई जुल्म नहीं कर रही है, क्योंकि वे जब चाहे अपनी उम्र बेच सकते हैं और उन्हें उनकी उम्र के बदले करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इन पैसों से वे घर, गाड़ी और सब कुछ खरीद सकते हैं और चाहे तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए हमारी कंपनी के खिलाफ विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उम्मीद है कि यह बात सभी समझेंगे। सोफिया यहाँ और कहती हैं, जब हम किसी इंसान के डीएनए के जरिए उम्र की खरीद फरोख्त करते हैं तो उन दोनों लोगों की उम्र प्रोसेसिंग में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी कंपनी आप सभी के साथ मिलकर बहुत आगे बढ़ेगी और मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यही कहते हुए सोफिया अपना भाषण खत्म करती हैं। लेकिन इस इवेंट के खत्म होने के थोड़े समय बाद उस सेल में मौजूद 15 साइंटिस्ट्स में से अचानक एक व्यक्ति वहां आ जाता है और वहां मौजूद 15 साइंटिस्ट्स को गोलियों से मार देता है। असल में ये व्यक्ति एडम ग्रुप का मेंबर था और एडम ग्रुप वह ग्रुप है जो यान कंपनी के खिलाफ था और इवेंट के बाहर विरोध कर रहा था। लेकिन अब एडम ग्रुप एक मिशन पर निकल चुका है। उनका मिशन है इन 15 साइंटिस्ट्स की हत्या करने के बाद वे उन सभी अमीर लोगों को मारेंगे जो पैसों की लालच दिखाकर गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और उन्हें मारने के बाद वे यान कंपनी की सीईओ यानी सोफी को भी मार डालेंगे। अब उस व्यक्ति ने 15 साइंटिस्ट्स को मारने के बाद वहां एक सिंबल बनाकर छोड़ दिया। इसके बाद हम एलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलिना असल में मैक्स की पत्नी है और फिलहाल वे दोनों एक बहुत ही शानदार घर में रहते हैं। ये घर एलिना ने कुछ समय पहले लोन लेकर खरीदा था, क्योंकि ऐसा घर उनका काफी समय से सपना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इसे कैश में खरीद सकें। इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे इंश्योरेंस के जरिए घर लिया। एलिना एक बैंक में काम करती है और वहां के एक सीनियर के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है, इसलिए घर खरीदने में उसने उस सीनियर की मदद ली। लेकिन मैक्स एलिना को इन चीजों की चिंता करने से रोकता है। वह उसे बताता है कि उसने अपनी कंपनी से अवार्ड जीता है और जल्द ही उसे प्रमोशन मिलेगा। वह एम्प्लॉय से मैनेजर पद पर जाएगा और तब उसकी सैलरी भी काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैक्स धीरे धीरे इस घर का सारा लोन चुका देगा। ये सुनकर एलिना बहुत खुश होती है। अगले दिन एलिना मैक्स के साथ अपने पिता के घर आती है, जहां उसके पिता और माता रहते हैं। लेकिन एलिना का पिता मैक्स को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पाता था कि उसकी बहू का पति ऐसी कंपनी में काम करता है जहां गरीब लोगों की लालच दिखाकर उनकी जिंदगी के साथ खेला जाता है। यह तो इंसान की जिंदगी और मौत का मामला है। फिर भी अपनी बेटी के लिए उसने मैक्स को मान लिया। तो एलिना के पिता मैक्स से कहते हैं, तुम उस कंपनी में काम नहीं करते जहां उम्र की खरीद फरोख्त होती है। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैं और 20 साल यंग होना चाहता हूँ, यानी तुम्हारी कंपनी से 20 साल खरीदना चाहता हूँ और मैं अपनी यंग उम्र का फिर से आनंद लेना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है? लेकिन मैक्स तब उनसे कहता है, देखिए बाबा, आप पैसे देकर 20 साल यंग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 20 साल खरीदने के लिए इतने करोड़ों रुपए की जरूरत होगी कि उसे कमाने में आपके जीवन के लगभग 40 साल और बीत जाएंगे। तभी एलिना की माँ मैक्स से कहती हैं, तुम इस बूढ़े आदमी की बात मत सुनो, हमेशा सिर्फ उसकी फालतू बातें। मुझे तो लगता है कि बूढ़ी उम्र में उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर वे सब मिलकर वहाँ खूब मजे करते हैं और रात को डिनर खत्म करके मैक्स और एलिना अपने घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों आज बहुत खुश थे, लेकिन उनकी सारी खुशी तभी खत्म हो जाती है जब वे अपने घर के बिल्कुल सामने पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पूरे घर में आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि उनके सब सामान पूरी तरह से जल गया। लेकिन मैक्स अपनी कार में बैठकर एलिना को सांत्वना देता है। वह उससे कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस हादसे का मुआवजा हम इंश्योरेंस से ले लेंगे। ऐसे ही घटनाओं के लिए तो इंश्योरेंस किया जाता है। फिर मैक्स एलिना को लेकर अपनी इंश्योरेंस कंपनी जाता है, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस का कर्मचारी उनसे कहता है, हमने आपके घर में आग लगने के मामले की जांच की है। हमारे पास जानकारी है कि आप ही अपने कमरे में आग लगाई और आग लगी एक मोमबत्ती की वजह से। अगर यह सच में कोई एक्सीडेंट होता तो निश्चित ही आपको मुआवजा मिलता, लेकिन अब हमें खेद है, हम आपको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दे सकते। मैक्स और एलिना इस पर बेहद चिंतित हो जाते हैं। ऊपर से उन्हें अभी भी लगभग $1.5 मिलियन बैंक को चुकाने हैं, जो उन्होंने घर खरीदने के लिए लोन लिया था। हालांकि वे धीरे धीरे लोन चुका सकते थे, लेकिन अब उनका सब कुछ आग में जलकर खत्म हो गया है। यहाँ तक कि घर में रखे सारे पैसे भी राख हो गए हैं, इसलिए अब उनके पास लोन चुकाने का कोई तरीका नहीं बचा। फिर मैक्स एलिना से जानता है कि जब एलिना ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था, तब उसने महंगी चीजों को गिरवी रखने के बजाय अपनी उम्र को गिरवी रखा था। यह सुनकर मैक्स के सिर पर मानो आकाश टूट पड़ा, क्योंकि अब अगर वे समय पर लोन नहीं चुका पाए तो एलिना को अपनी उम्र देनी होगी, और जब वह अपनी उम्र गिरवी देगी तो उस कंपनी के लोग उसकी डीएनए से मैच करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। इसलिए जैसे ही लोन चुकाने की समय सीमा खत्म होगी, तुरंत ही उस कंपनी के लोग उसकी उम्र ले लेंगे। मैक्स इस पर एलिना पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उससे कहता है, क्या तुम्हारे लिए घर लेना इतना जरूरी था कि अपनी उम्र तक गिरवी रख दी? लेकिन एलिना तब उससे कहती है, मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा। मैं तो सोच रही थी कि अगर हम नौकरी की सैलरी से लोन नहीं
चुका पाए तो हम अपने जमा किए हुए पैसों को मिलाकर धीरे धीरे लोन चुका देंगे। कौन जानता था कि इस तरह हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कंपनी से बात करने पर मैक्स जानता है कि शायद उन्हें $1.5 मिलियन चुकाने पड़ेंगे, वरना एलिना की 40 साल की उम्र कंपनी को देनी होगी, क्योंकि एग्रीमेंट में यही लिखा था। हालांकि मैक्स एलिना के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन फिर भी उसने एलिना को चिंतित होने से मना किया। वह एलिना को सांत्वना देता है और कहता है कि वह खुद इयान कंपनी में काम करता है, इसलिए वह कंपनी के सीईओ से बात करके कोई न कोई व्यवस्था करवा लेगा। इस बीच एलिना को वहां से ले जाया जाता है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि एलिना अपना लोन नहीं चुका पाएगी और एग्रीमेंट के अनुसार उसे अपनी उम्र देनी होगी। इस पर मैक्स बेहद घबराता है, क्योंकि अगर एलिना अपनी 40 साल की उम्र दे देती है तो वह पूरी तरह बूढ़ी हो जाएगी और उसका आधा जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैक्स तुरंत अपनी कंपनी की सीईओ सोफी के पास जाता है और कहता है, मैं आपकी कंपनी का एक लॉयल कर्मचारी हूँ। मैं अब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह सही तरीके से निभाता रहा हूँ, यहाँ तक कि उस दिन आपने मुझे अवार्ड भी दिया था, लेकिन आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। पुलिस ने मेरी पत्नी को उठा लिया है, क्योंकि उसने अपनी उम्र गिरवी रखकर इंश्योरेंस के जरिए घर लिया था, लेकिन आग लगने के कारण हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब बैंक मेरी पत्नी से 40 साल की उम्र लेने की मांग कर रहा है, इसी वजह से पुलिस उसे ले गई है। इसलिए मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। कृपया मुझे $1.5 मिलियन उधार दें। मैं वादा करता हूँ कि आपकी कंपनी में अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाऊंगा और पूरा पैसा चुका दूंगा, लेकिन इस $1.5 मिलियन की मदद से मैं अपनी पत्नी की जिंदगी बचा पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सुनकर सोफी उसे कहती है, तुम और तुम्हारी पत्नी की सभी जानकारी की फाइल मेरे चेंबर में भेज दो। किसी भी तरह की मदद के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोफी की बात सुनकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम सोफी को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ सोफी को छोड़कर सभी लोग यंग थे। यहाँ ये समझ में आता है कि सोफी के अलावा सभी ने अपने डीएनए से मैचिंग व्यक्ति पा लिया था, जिससे वे अपनी उम्र खरीदकर यंग हो पाए। लेकिन सोफी अब भी अकेली थी, जिसने अब तक अपने डीएनए से कोई मैच नहीं पाया, इसलिए वह अभी भी बुजुर्ग रही। दूसरी ओर हम एलिना को देखते हैं, जिसे तैयार करके लैब में ले जाया गया है। वहां उसका एज ट्रांसफर प्रोसेसिंग चल रहा है। सबसे पहले उसका डीएनए एकत्र किया जा रहा था, लेकिन यह प्रोसेसिंग बहुत दर्दनाक थी। एलिना यहाँ बार बार सभी से अनुरोध कर रही थी कि वे उसके साथ ऐसा न करें, लेकिन वहां किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती एलिना से 40 साल की उम्र ले ली। इस उम्र की प्रोसेसिंग में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा, यानी 3 दिनों के भीतर एलिना की 40 साल की उम्र कम हो जाएगी, और जिसने यह उम्र है वह इन 3 दिनों में 40 साल यंग हो जाएगा। लेकिन एलिना पूरी तरह टूट चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि क्या करे और कुछ समझ नहीं पा रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि एलिना को यह भी पता नहीं था कि उसकी उम्र वास्तव में किसे दी गई थी। एलिना की एज ट्रांसफरिंग के बाद मैक्स वहां आता है और एलिना को लेकर चला जाता है, लेकिन मैक्स सोफी से बहुत नाराज था, क्योंकि सोफी उसे मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। वह तरह तरह के बहाने बनाकर उसे पैसे नहीं दी। इसके बाद मैक्स एलिना को लेकर एक नए घर में जाता है, जिसे मैक्स थोड़े पैसे में किराए पर ले चुका था। फिर जब मैक्स और एलिना रात को सोते हैं तो धीरे धीरे देखा जाता है कि एलिना की उम्र बढ़ने लगती है, और दूसरे दिन तो वह और भी बूढ़ी हो रही थी। लेकिन मैक्स हमेशा एलिना को भरोसा देता है और कहता है कि वह फिर से उनकी सीईओ सोफी से बात करेगा, ताकि एलिना की उम्र वापस करवाई जा सके। इसके बाद मैक्स अपनी कंपनी लौटा है और दौड़ते हुए सोफी से मदद मांगता है, लेकिन मैक्स ध्यान देता है कि आज सोफी पहले से कुछ यंग दिख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि सोफी ने भी एक डोनर पा लिया है, यानी उसके डीएनए से मैच करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया है और उसने उससे उम्र खरीद ली है। यह देखकर मैक्स को थोड़ा संदेह होता है, लेकिन फिर भी मैक्स सोफी से मदद मांगता है, लेकिन सोफी यहाँ उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर समय बीतने के साथ एलिना पूरी तरह बूढ़ी हो जाती है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है। उस रात जब मैक्स घर आता है तो एलिना उससे कहती है, हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, हमारा एक सुंदर परिवार होगा, बच्चे होंगे, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं है। इस उम्र में बच्चे भी नहीं हो सकते, और तुम मेरे जैसे बुजुर्ग महिला के साथ क्यों रहोगे? इसलिए तुम अपने लिए कोई ढूंढ लो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूँ। मैक्स बार बार एलिना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। वह मैक्स से कहती है कि वह उसे अपने पिता के घर छोड़ दे, और मैक्स भी अब कोई रास्ता न पाकर एलिना को उसके पिता के घर ले जाता है। जब उसके माता पिता उसे इस स्थिति में देखते हैं तो वे अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। इस बीच मैक्स अब अपनी गलती समझ चुका है। वह समझ गया है कि इयान कंपनी लोगों की जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक है और यह कैसे लोगों की सुंदर व्यवस्थित जिंदगी को तबाह कर देती है। इसलिए वह सीधे इयान कंपनी जाता है और तुरंत ही वहां से अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब से वह भी इयान कंपनी के खिलाफ हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजरते हैं। फिर अचानक एक दिन मैक्स उदास होकर पार्क में बैठा था। तभी उसके पास एक छोटी लड़की आती है। वह उसे कुछ ड्रग्स ऑफर करती है और कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत डिप्रेस्ड हो, ये ड्रग्स लो, इससे तुम थोड़े रिलैक्स हो जाओगे। अगले दिन सुबह जब मैक्स फिर से उसी पार्क में जाता है तो वह देखता है कि वही लड़की दूसरों को भी ड्रग्स बेच रही है, यहाँ तक कि वह स्मोक भी कर रही थी। ये देखकर मैक्स को शक होता है। वह सोचता है, इतनी छोटी बच्ची तो ऐसे काम कभी
कभी नहीं कर सकती, तो निश्चित ही इस लड़की ने अपनी उम्र कम करवा ली है। लेकिन उसे देखकर तो लगता है कि वह बहुत गरीब परिवार की है, तो उसने उम्र खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से पाए। जांच करने के लिए मैक्स उस बच्ची का पीछा करता है। उस लड़की का नाम एमिली था। मैक्स एमिली के पास जाकर कहता है, मैं बिल्कुल 100% पक्का हूं कि तुमने अपनी उम्र कम करवाई है, वरना इतनी कम उम्र में तुम ड्रग्स नहीं बेच सकती। लेकिन इयान कंपनी से उम्र खरीदने के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए, तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। तुम मुझे बताओ तुमने यह कैसे किया। एमिली तब मैक्स से कहती है, यह बहुत ही सीक्रेट बात है और यह उम्र का कारोबार सिर्फ इयान कंपनी में ही नहीं होता, बल्कि अवैध तरीके से ब्लैक मार्केट में भी बिकती है, जहां इयान कंपनी की तुलना में बहुत सस्ते में उम्र खरीदी जा सकती है। और यह काम डेविड नाम का एक डॉक्टर करता है। यह सुनकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वह एलिना को फिर से पहले जैसी बना सकेगा। इसके बाद मैक्स एमिली से डॉक्टर डेविड का कॉन्टैक्ट लेता है और सीधे उस जगह पहुंच जाता है। लेकिन एज ट्रांसफर के लिए उसे वहां एक फेक पासपोर्ट की जरूरत थी और यह सारी प्रोसेसिंग ब्लैक मार्केट में ही होती है। इसलिए मैक्स तुरंत अवैध तरीके से एलिना का एक फेक पासपोर्ट बनवा देता है, क्योंकि इन कागजातों को पहले सरकारी तौर पर बनाना होता है, उसके बाद ही एज ट्रांसफर संभव होता है। लेकिन ब्लैक मार्केट में एज ट्रांसफर करवाने के लिए मैक्स को लगभग 2 लाख रुपए की जरूरत थी। तभी मैक्स को याद आता है कि उसने एडम कंपनी से लगभग 3 लाख रुपए पाए थे। मैक्स तुरंत एडम कंपनी जाकर अपना बकाया पैसा लेने जाता है। लेकिन वहां जाकर मैक्स को पता चलता है कि उसकी पत्नी एलिना की उम्र कोई और नहीं बल्कि कंपनी की सीईओ सोफी ने ले ली है, क्योंकि एमिली का डीएनए सोफी के साथ मैच किया था, इसलिए उसने जानबूझकर एलिना के साथ ऐसा किया। यह जानकर मैक्स सोफी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह सोफी से बदला लेने के लिए बेताब हो जाता है। अब वह कुछ भी नहीं चाहता कि सोफी किसी और की जिंदगी बर्बाद करे। वह चाहता है कि यह कंपनी बंद हो जाए और वह किसी भी तरह सोफी से बदला लेना चाहता है। इसलिए वह कई दिनों तक सोफी का पीछा करता है। फिर वह अपने लिए एक बंदूक जुटाता है और सब कुछ प्लान कर लेता है। एक दिन सोफी ऑफिस से बाहर निकलकर एक बगीचे की तरफ जाती है और मैक्स भी उसका पीछा करता है। लेकिन वह देखता है कि सोफी अब पूरी तरह यंग हो चुकी है। मैक्स वहां एक मुखौटा पहनता है, सोफी को पकड़ता है और उसे किडनैप करके अपनी गाड़ी में ले जाता है। वहीं जगह पर जहां से उसने सोफी को किडनैप किया, मैक्स एडम ग्रुप का लोगो बना देता है, ताकि सोफी के किडनैप के बारे में सभी लोग सिर्फ एडम ग्रुप पर शक करें। क्योंकि एडम ग्रुप तो वैसे भी इयान कंपनी के खिलाफ था, इसलिए सभी सोचेंगे कि एडम ग्रुप के किसी ने यह काम किया। मैक्स के पास अब वह सब कुछ तैयार था, जिससे वह एलिना की उम्र वापस ला सके। उसका असली मकसद यह था कि सोफी ने जो उम्र एलिना से ली थी, उसे बेहोश करके डॉक्टर डेविड की मदद से वापस ले लेना। इसके बाद मैक्स एलिना को सब कुछ खोलकर बताता है। वह एलिना को यह भी बताता है कि उसकी उम्र कोई और नहीं बल्कि सोफी ने ले ली है, इसलिए उसने अब सब कुछ तैयार कर लिया है, जिससे एलिना की उम्र वापस लाई जा सके। इसी वजह से वह सोफी को किडनैप कर चुका है। लेकिन एलिना इस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, यह अन्याय है, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे अपनी उम्र देनी पड़ी। तब मैक्स एलिना को समझाता है और कहता है, सोफी मुझे पहले मदद करना चाहती थी और मैं उसे उसका पैसा चुका देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि तुम्हारा डीएनए उसके साथ मैच कर रहा है, उसकी लालच जाग गई, इसलिए उसने साजिश करके तुम्हारी उम्र ले ली। मैंने उसकी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वही करो, हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर जहां सोफी को किडनैप किया गया था, वहां उसकी कंपनी के कई गार्ड पहुंचते हैं। उन्हें वहां एडम ग्रुप का सिंबल दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि वे सोफी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए वे उस गार्डन के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वे देखते हैं कि उसी दिन गार्डन के बाहर मैक्स की कार थी, इसलिए निश्चित रूप से मैक्स इस काम में शामिल है। तब सोफी के बॉडीगार्ड्स भी मैक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन वे मैक्स को कहीं नहीं पाते। फिर वे मैक्स की कार का जीपीएस ट्रैक करते हैं। जीपीएस में दिखाई गई लोकेशन के अनुसार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां मैक्स ने सोफी को बंधक बनाया था। लेकिन मैक्स पहले ही जान चुका था कि सोफी के गार्ड उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह और एलिना अपनी कार लेकर वहां से भाग निकलते हैं। इसलिए गार्ड्स वहां पहुंचकर भी कई खोजबीन के बाद किसी को नहीं पाते। तब वे तुरंत अपने ऑफिस चले जाते हैं और वहां मैक्स और एलिना का फेस डिटेक्शन कर रहे होते हैं। वे पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करके एलिना की फोटो के साथ फेस डिटेक्शन करते हैं। थोड़े ही समय में वे एलिना को एक जहाज में देख लेते हैं, जो उनके सॉफ्टवेयर में फेस डिटेक्शन में दिखाई देता है। असल में एलिना और मैक्स अब एक जहाज में थे। वे सोफी को लेकर लिथुआनिया नाम के शहर की तरफ जा रहे थे, जहां उन्हें आसानी से कोई पकड़ नहीं पाएगा। और मैक्स पहले ही इस बारे में डॉक्टर डेविड से बात कर चुका था, इसलिए डॉक्टर डेविड भी उस शहर में मौजूद था। फिर वे उस जहाज से लगभग 1 दिन का सफर पूरा करते हैं, क्योंकि लिथुआनिया शहर उनके शहर से बहुत दूर था। लगभग लंबी यात्रा के बाद वे जहाज से एक निर्धारित जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन जब मैक्स और एलिना जहाज से उतरने ही वाले होते हैं, तो वे दूर से कई पुलिसकर्मी देखते हैं, जो जहाज के हर यात्री की जांच कर रहे
थे। इससे वे समझ जाते हैं कि ये पुलिसकर्मी कोई और नहीं बल्कि इयान कंपनी के लोग हैं। इस पर वे बहुत डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और यहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन तभी वे जहाज में 4 सदस्यों वाला एक परिवार देखते हैं जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें देखकर मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैक्स तब अपने पास मौजूद गन को देखते हुए उन बच्चों की तरफ इशारा करता है और बच्चों के माता पिता से कहता है, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो हमें अपने साथ छुपा कर ले जाओ, और अगर पुलिस हमसे कुछ पूछे तो आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलो कि तुमने हमें नहीं देखा, ताकि हम किसी भी हाल में पकड़े न जाएं। मैक्स की बात सुनकर वे दोनों राजी हो जाते हैं। फिर मैक्स सेलिना और सोफी को अपनी कार के डिक्की में छुपाकर किसी तरह पुलिस के चेक पॉइंट को पार कर लेते हैं। इसके बाद जब वे वहां से कुछ दूर चले जाते हैं तो वे अपनी कार एक जगह रोकते हैं। कुछ समय बाद सोफी मैक्स से कहती है कि वे उसे गलत समझकर ले आए हैं। वह असल में सोफी नहीं बल्कि सोफी की बेटी मैरी है, जो अब यंग हो चुकी है, इसलिए सबको वह अपनी माँ जैसी ही दिख रही थी। ये सुनकर मैक्स और एलिना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ इतनी सावधानी से प्लान किया था। अगर ये सोफी नहीं है तो उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन मैरी उन्हें बताती है कि वह भी अपनी माँ के काम के खिलाफ है, क्योंकि इससे गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पैसे की लालच में लोग अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैक्स को लगता है कि यह सच में सोफी है और वह बचने के लिए उन्हें झूठ बोल रही है। इसलिए वे सोफी को लेकर वहां से एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं, जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। वहां वे आश्रय लेते हैं। रात के समय सोफी फ्रेश होने के लिए नहा रही होती है, लेकिन बाहर खड़े मैक्स उसे पहरा दे रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद सोफी अचानक मैक्स के सिर पर घर गिराकर उसे नीचे फेंक देती है और किसी तरह मैक्स का फोन पकड़कर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और इयान कंपनी को फोन करने ही वाली थी, लेकिन तभी वह वहां के एक नाले में गिर जाती है। उसका फोन भी हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिससे वह अब कंपनी को कॉल नहीं कर पाती। लेकिन वह वहां नाले में पूरी तरह डूबने ही वाली थी, इसलिए वह चिल्लाने लगी और मदद मांगने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर तुरंत एलिना वहां पहुंचती है और उसे नाले से बाहर खींच लेती है। इसके बाद वह फिर एलिना के साथ उसी घर वापस जाती है। वह फिर से साफ होने के लिए नहाने जाती है, लेकिन इस बार उसे मैक्स नहीं बल्कि एलिना सामने से पहरा दे रही होती है। जब लड़की वहां नहा रही होती है तो एलिना उसे ध्यान से देखती है। वह नोटिस करती है कि लड़की के शरीर पर ऑपरेशन के कोई निशान नहीं है, जो कि एज ट्रांसफर के कारण बनते हैं। इसका मतलब है कि लड़की सच में सच बोल रही है कि वह सोफी की बेटी मैरी है। अगर वह सच में सोफी होती तो उसके शरीर पर ऑपरेशन के निशान होते। इसके बाद एलिना यह बात मैक्स को बताती है कि जिसे उन्होंने उठाया है वह असल में सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। लेकिन यह जानकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उनका पूरा प्लान फेल हो गया है। लेकिन एलिना उसे सांत्वना देती है। मैक्स एलिना से कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सोफी है या मैरी, और अगर वह सच में सोफी की बेटी मैरी है तो उसका डीएनए सोफी के साथ मैच करेगा। इसका मतलब तुम्हारे साथ भी मैच करेगा, इसलिए हमारी इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। सोफी का बदला हम उसकी बेटी से लेंगे और उसकी बेटी से तुम्हारा बायस वापस लेंगे। लेकिन एलिना इसके लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मैरी अब एक यंग लड़की है और अगर वह उसकी से बायस लेगी तो मैरी अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएगी, और इतना बड़ा अन्याय एलिना नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैक्स तब एलिना से कहता है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, हम सिर्फ मैरी से बायस लेंगे, और अगर सोफी अपनी बेटी से प्यार करती है तो वह अपनी बेटी से बायस देगी। इससे हमारी भी झंझट खत्म हो जाएगी और उनकी भी। मैक्स एलिना से बेहद प्यार करता है, इसलिए वह किसी भी हालत में एलिना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। फिर रात के समय वे मैरी को वहीं बांध कर रखते हैं, और जब वे पूरी तरह गहरी नींद में थे तभी उनके कमरे में कुछ लोग बंदूक लेकर आते हैं। मैक्स और एलिना बेहद डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग शायद सोफी के हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वे समझ जाते हैं कि नहीं, ये लोग सोफी के नहीं बल्कि एडम ग्रुप के सदस्य हैं, जो कि इयान कंपनी के खिलाफ थे। तो उनके एडम ग्रुप का लीडर लिलिथ था। लिलिथ मैक्स से कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि मैक्स अब इयान कंपनी के खिलाफ है, इसलिए वे उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। क्योंकि मैक्स ने इयान कंपनी में काम किया है, इसलिए शायद वह कंपनी के कई गुप्त रहस्यों के बारे में जानता है जो उनके मिशन के लिए काम आ सकते हैं। फिर लिलिथ मैक्स को बताता है कि कुछ दिन पहले उनके घर में जो भयंकर आग लगी थी वह किसी और ने नहीं बल्कि सोफी ने लगाई थी, क्योंकि सोफी को पता था कि एलिना ने अपना बायस गिरवी रखकर घर लिया था। अगर सोफी सब कुछ जला देगी तो एलिना पूरी तरह कर्ज में डूब जाएगी और उसे मजबूरन अपना बायस देना पड़ेगा। और सोफी पहले से जानती थी कि एलिना ही एकमात्र व्यक्ति है जिसका डीएनए उसके साथ मैच करेगा। इसी उद्देश्य से सोफी ने एलिनाओं के घर में आग लगाई थी। फिर लिलिथ एलिना को एक मौका देता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो मैरी को मारकर सोफी से बदला ले सकती है, लेकिन एलिना ऐसा कभी नहीं करेगी। वहीं कल रात मैरी के हाथ से जो मोबाइल नाले में गिरा था, उसी मोबाइल से इयान कंपनी में कॉल चला गया, जिससे उन्होंने उस नंबर का लोकेशन ट्रैक किया और सब मिलकर उसी जगह पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच भी जाते हैं। फिर सोफी के सारे गार्ड चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन लिलिथ मैक्स से कहता है, बिल्कुल डरना मत, बाहर जाओ और उन्हें कहो कि अगर वे उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो मैरी हमारे हाथ में है, इसलिए उन्हें सोफी को अंदर भेजना होगा और इसके बदले हम मैरी को भेज देंगे। तो मैक्स भी लिलिथ की बात मानकर ऐसा ही करता है। लेकिन उन गार्डों में जो लीडर था उसने
मैक्स की ओर गन तान दी, लेकिन उसने गोली मैक्स पर नहीं बल्कि सोफी पर चलाई। दरअसल वह भी एडम ग्रुप का ही आदमी था और वह एक जासूस बनकर इतने समय तक इयान कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन गार्ड की इस हरकत से वहां दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स अंदर घुसकर वहां से भाग जाता है। वहीं एडम ग्रुप और इयान कंपनी के बीच भीषण गोलाबारी चल रही थी। इसके चलते एक समय पर एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ मर जाती है और इयान कंपनी धीरे धीरे एडम ग्रुप के सभी सदस्यों को मार रही थी। इस बीच सोफी भी गोली लग चुकी थी। वहीं मैक्स अंदर जाकर एलिना और मैरी को लेकर उनकी कार में चढ़ जाता है और वे वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन अचानक मैक्स को मैरी के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैरी ने कोई गलती नहीं की थी, गलती उसकी माँ की थी। इसलिए मैक्स एलिना से कहता है, हम सोफी के लिए मैरी को सजा नहीं देंगे, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी गलती समझ ली है। एलिना, हम मैरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मैक्स की बात सुनकर अब एलिना बदल जाती है। अब वह मैरी के जरिए अपनी उम्र कम करना चाहती है। वह ऐसी बुजुर्ग जीवन नहीं चाहती। एलिना शुरू से ही यंग होना चाहती थी, लेकिन मैक्स के सामने वह अच्छे इंसान बनने का नाटक करती थी और अब वह अपने असली रूप में आ गई है। लेकिन मैक्स बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वे किसी और तरीके से उसकी उम्र वापस करेंगे। लेकिन इस बार एलिना उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। जब मैक्स बार बार उसे रोकता है तो एलिना एक चाकू निकालकर उसे ब्लैकमेल करती है और गाड़ी से उतार देती है। इसके बाद वह मैरी को लेकर सीधे डॉक्टर डेविड के पास चली जाती है। कुछ ही समय में वे वहां पहुंच जाते हैं। यह जगह एक रेगिस्तानी इलाके जैसी थी जहां लोगों से दूर एक कैंप बनाया गया था। यहीं अवैध रूप से ऑपरेशन करके कम पैसे में लोगों की उम्र ट्रांसफर की जाती है। एलिना वहां पहुंचकर तुरंत मैरी के साथ अपना एज ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद दोनों किसी तरह अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर देखा जाता है कि कल सोफी को गोली लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। दूसरी ओर समय गुजरने के साथ मैरी धीरे धीरे उम्रदराज हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे एलिना के साथ हुआ था। इस बीच मैरी धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे जाकर सांत्वना देती है। इसके बाद मैरी अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारा और मेरा डीएनए तो बिल्कुल सेम है, तुम मुझे अपनी उम्र दे दो तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी ये स्थिति हुई है। अगर तुम षड्यंत्र करके एलिना के साथ ऐसा नहीं करती तो आज ये सारे घटनाएं नहीं होती। तुम तो अपने पूरे लाइफ को एंजॉय कर चुकी हो और मेरी लाइफ तो अभी शुरू ही हुई है, इसलिए तुम मुझे मेरी हका की उम्र दे दो। लेकिन सोफी बहुत स्वार्थी इंसान थी। उसने मैरी को सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसके लिए नया डोनर ढूंढेगी, लेकिन वह अपनी खुद की उम्र कभी मैरी को नहीं देगी क्योंकि वह अपनी कंपनी को और आगे ले जाना चाहती थी, जो कि बुजुर्ग होकर कभी संभव नहीं होता। मैरी तब अपनी माँ की बात मान गई और किसी नए डोनर का इंतजार करने लगी। इस घटना के लगभग 1 साल बाद हम एलिना को देखते हैं, जो फिर से पहले जैसी यंग हो गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड अब मैक्स नहीं था। एलिना ने मैक्स को छोड़कर एक अमीर व्यक्ति से शादी कर ली और अब वे दोनों बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स अब अपनी तरह से जीना सीख चुका था, लेकिन वह अब भी एडम ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और वह अब एडम ग्रुप का लीडर बन चुका था। वे अब एक नया मिशन शुरू कर चुके थे, जिसका मकसद था कि जो भी लोग उम्र खरीदेंगे उन्हें मारना, साथ ही जो लोग पहले अपनी उम्र बेच चुके थे उन्हें भी खोज खोज कर खत्म करना, ताकि हर जगह डर फैल जाए। इसके चलते लोग डर के मारे अपनी उम्र कभी न बेचने का फैसला करेंगे और मजबूरी में इयान कंपनी भी बंद हो जाएगी। लेकिन इस मिशन के पीछे एक और बात थी, क्योंकि उम्र की खरीद फरोख्त में एलिना भी शामिल थी, इसलिए मैक्स शायद बदला लेने के लिए उसे भी मार सकता था, लेकिन यह पक्का नहीं कहा जा सकता। इसके बाद मैक्स अपने पूरे टीम के साथ नए मिशन के लिए निकल पड़ता है